गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज जो तारीख है वो है 12/9/2020, ठीक है। और ये कक्षा 10 की सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 30 है। और वैश्वीकरण के बारे में पढ़ा जो लास्ट वीडियो थी उसमें। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, यानी कि जो भारत है ना, वैश्वीकरण तो अपना लिया, लेकिन अपनाने के बाद भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव कैसा रहा, ठीक है। इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा, ठीक है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे, यानी कि दोनों ही दृष्टिकोण से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर मैं पहले पैराग्राफ को पढ़ती हूँ तो देखती हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण एक लंबा सफर तय कर चुका है। यानी कि 1991 में भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया था और आज 2020 हो गई है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसने वैश्वीकरण का एक लंबा सफर तय किया है, ठीक है। वैश्वीकरण और उत्पादकों यानी कि जो उत्पादन करते हैं उनका वैश्वीकरण और उत्पादकों स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच और अधिक प्रतिस्पर्धा से दोनों के लिए विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में धनी वर्गों के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। यानी कि वैश्वीकरण और उपभोक्ता जो हैं, यानी कि स्थानीय हो या विदेशी हो, दोनों के बीच जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी, उस प्रतिस्पर्धा के कारण जो शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग था, धनी वर्ग के उपभोक्ताएं थे, उनको लाभ हुआ है। कैसे लाभ हुआ है? देखिए, उन उपभोक्ताओं को क्या हुआ है, इन उपभोक्ताओं के सामने अब पहले से अधिक विकल्प है। मैंने कल बताया था कि जब बहुत सारी कंपनियां होंगी, यानी कि एक प्रोडक्ट को अगर आपको खरीदना है तो आपकी पसंद, आपकी नापसंद और आपकी कीमत के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इनके सामने क्या है, गुणवत्ता के आधार पर, कीमत के आधार पर बहुत सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं जो वो अपने हिसाब से खरीद सकते हैं, ठीक है। वे अब कई उत्पादकों के लिए बेहतर गुणवत्ता, यानी कि क्या देखते हैं, वे कई उत्पादकों के लिए बेहतर गुणवत्ता और कम कीमत का आनंद लेते हैं, ठीक है। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। यानी कि जो उत्पादक हैं और जो श्रमिक हैं उन पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कि इनके ऊपर जो प्रभाव है वैश्वीकरण का वो सकारात्मक हो सकता है, लेकिन जो श्रमिक हैं इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो नकारात्मक पड़ रहा है। इसका क्या कारण है ये अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रभाव, यानी कि वैश्वीकरण जो है उसका बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रभाव क्या पड़ा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रभाव, यानी कि जो वैश्वीकरण है उसका बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। देखिए, मैंने बताया था ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह होती है बहु प्लस राष्ट्रीय, यानी कि जिसकी शाखाएं जो होती हैं अपने राष्ट्र के साथ साथ दूसरे राष्ट्रों में, यानी कि दूसरे देशों में भी हों, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। अब देखते हैं ये वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उद्योगों में सेलफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट डिस्क, फास्ट फूड या बैंकिंग जैसी सेवाओं में निवेश बढ़ा है। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में सबसे ज़्यादा निवेश किस में बढ़ा है, जो फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सॉफ्ट डिस्क है, फास्ट फूड है, बैंकिंग जैसी सेवाओं में निवेश बढ़ा है। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं इसी तरह की चीज़ों का ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने जो अपना निवेश किया है वो इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा किया है। लोग आजकल वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, टीवी, इन सब चीज़ों में पैसे लगाते हैं या इन सब चीज़ों का ये सारे सामान खरीदते हैं। फ़ोन की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरह की चीज़ों की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो उन्हीं चीज़ों पर निवेश करती हैं जिन चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। उपरोक्त उद्योगों में नई नौकरियों का सृजन हुआ है। यानी कि जब डिमांड बढ़ रही है चीज़ों की तो क्या हो रहा है, नई नई नौकरियों का सृजन हो रहा है। यानी कि नौकरियां, लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इन उद्योगों को कच्चे माल आदि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं। यानी कि ये जो कच्चा माल लेती हैं, ये जो कंपनियां होती हैं हमारे देश में, यानी कि कोई कंपनी हमारे देश में आकर स्थापित हुई है तो उसे कच्चा माल लेने के लिए जो स्थानीय कंपनी है उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, और वो जो कच्चा माल लेगी वो स्थानीय कंपनियों से लेगी। इसलिए जो स्थानीय कंपनी है वो क्या है,
इन उद्योगों को कच्चे माल की आदि की आपूर्ति करने के लिए स्थानीय कंपनियां भी समर्थ यानी कि मजबूत हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जो स्थानीय कंपनियां हैं उनसे ये सामान ले रही हैं, तो स्थानीय कंपनियां भी बढ़ोतरी कर रही हैं। ठीक है, अब देख शीर्ष भारतीय कंपनियों पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा है। देखिए, उन्होंने नई तकनीक और उत्पादकों के तरीके में निवेश किया है और अपने उत्पादन मानकों को बढ़ाया है। यानी कि इन्होंने क्या किया है, जो और भारतीय कंपनी है, इन्होंने तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा काम किया है और तकनीकी पर काम किया है और उत्पादन के तरीके में निवेश किया है। यानी कि किस तरह से उत्पादन किया जाए, किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी को लगाकर जो प्रोडक्ट है उसे किस तरह से अच्छी गुणवत्ता वाला और सुविधाजनक बनाया जा सकता है, इसके ऊपर इन्होंने काम किया है ताकि ये भी क्या कर सके, ये भी डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, विदेशी कंपनियों के साथ सफल सहयोग प्राप्त किया, यानी कि कुछ ने क्या किया है, विदेशी कंपनियों के साथ मर्ज कर लिया है। इसका जो हाल ही का उदाहरण अगर मैं दूं तो वोडाफोन और आइडिया। ठीक है, वोडाफोन और आइडिया ने मिलकर वीआई कंपनी की स्थापना की है। जो वोडाफोन है वो कहाँ की कंपनी है, वो इंग्लैंड की कंपनी है। अंग्रेजों ने इसे 1991 में स्थापित किया था। और जो आइडिया है वो कहाँ की कंपनी है, भारतीय कंपनी है, और जो इसकी स्थापना है 1995 में भारत में की गई थी। ठीक है, यानी कि जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियों के साथ जो भारतीय कंपनी है उन्होंने भी क्या किया है, अपने आप को मर्ज कर लिया है। ठीक है, कुछ बड़ी भारतीय कंपनियां खुद बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई हैं। ठीक है, यानी कि कुछ कंपनियां क्या है, जैसे जैसे तरक्की की उन्होंने, तो भारत के साथ साथ उन्होंने दूसरे देश में भी अपनी कंपनियां जाकर स्थापित कर ली। यानी कि जो भारतीय की कुछ बड़ी कंपनियां थी उन्होंने क्या किया, वो भी खुद भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई, जैसे कि टाटा मोटर्स है। ठीक है, टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, रेनवैक्सी है। ठीक है, ये सब क्या है, ये भी भारतीय कंपनी है और ये क्या बन गई हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई हैं। आईटी जैसे उद्योगों को सेवा प्रदान करने के लिए अवसर दिए गए। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे जो उद्योग है उनको सेवा प्रदान करने के लिए नए अवसर दिए गए। आईटी क्षेत्र का जो उद्योग है, आईटी क्षेत्र यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसी के द्वारा जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं या फिर जो कंपनियां हैं वो सफल पूर्वक अपना कार्य कर रही हैं। ठीक है, छोटे उद्योग विनिर्माताओं पर जो वैश्वीकरण है उसका कैसा प्रभाव पड़ा है। अगर हम इसकी बात करें तो बहुत से छोटे निर्माताओं के लिए वैश्वीकरण की कुछ चुनौतियां पेश की हैं, यानी कि इनके ऊपर जो वैश्वीकरण का प्रभाव है वो सकारात्मक नहीं पड़ा है, बल्कि इनके सामने वैश्वीकरण ने कुछ चुनौतियां लाकर खड़ी कर दी हैं। जैसे छोटे निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा के कारण कड़ी टक्कर मिली है, यानी कि जो छोटे निर्माता होते हैं ये बड़ी कंपनियों के साथ जो प्रतिस्पर्धा है वो सकारात्मक रूप से नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि इनमें किसी तरह की अभी कुछ कमियां हैं जिसके कारण ये जो बड़ी कंपनियां हैं उनको टक्कर देने में असफल रहे हैं। छोटी कंपनियों में किस तरह के काम होते हैं, जैसे कि बैटरी बनाना, कैपेसिटर, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पादक, तेल कुछ उदाहरण हैं जो ये छोटे निर्माता हैं वो अपनी कंपनियों में बनाते हैं। ठीक है, इनमें से कई इकाइयों ने कई श्रमिकों को रोजगार देने के लिए बंद कर दिया, यानी कि इन्होंने क्या किया, जब इनका काम नहीं चला और तो इन्होंने क्या किया, जो श्रमिक थे उनको रोजगार देना बंद कर दिया, यानी कि अपनी कंपनियों से श्रमिकों को बाहर निकाल दिया। अगर थर्ड पॉइंट की बात करूं तो अधिकांश नियोक्ताओं श्रमिकों को लचीले ढंग से रोजगार देना पसंद करते हैं, यानी कि अधिकांश लोग क्या करते हैं, इस तरह के जो छोटे निर्माता होते हैं वो क्या करते हैं कि जो श्रमिक होते हैं उन्हें लचीले ढंग से, यानी कि जब ज़रूरत है तो उन्हें काम पे रख लिया और जब ज़रूरत ख़त्म हो गई, यानी कि सीजनेबल काम, यानी कि अगर मान लो किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है सर्दियों में, तो सर्दियों में वो क्या करेंगे, उन्हें काम पर रख लेंगे श्रमिकों को और गर्मी आते आते उन्हें निकाल देंगे। ठीक है, जिसके कारण जो श्रमिक होते हैं उनकी नौकरियों का नुकसान होता है और उन्हें साल भर काम नहीं मिल पाता, यानी कि वो एक समय पर ही काम कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो वैश्वीकरण का प्रभाव है बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर क्या पड़ा, शीर्ष भारतीय कंपनियों पर क्या पड़ा और छोटे भारतीय निर्माताओं पर क्या पड़ा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं विदेशी निवेश आकर्षण के लिए उठाए गए कदम, यानी कि जो विदेशी ताकि हमारे भारत में आकर निवेश करें, इसके लिए जो सरकार है उसने किस तरह के कदम उठाए हैं।
अगर हम देखें कि औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, भारत में क्या की गई है, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना। अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें कि औद्योगिक क्षेत्र क्या होता है, किसी नगर या राज्य का वह भाग जिसका प्रयोग अधिकांश रूप से उद्योगों के लिए किया जाता है, कारखाने और अन्य औद्योगिक भवन होते हैं जिसमें, ठीक है, उसे ही औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है आर्थिक क्षेत्र। इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है। इसमें किसी तरह का कोई कर नहीं लिया जाता, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र होता है जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडार, मनोरंजन, शैक्षिक सुविधाएं जैसे विश्व स्तरीय सुविधाएं होती हैं। यानी कि ये सभी सुविधाएं होती हैं जिससे जो कोई भी कंपनी होती है वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी स्थापित कर सके और अपनी कंपनी को उसकी कंपनी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। SEZ में उत्पादन इकाई रखने वाली कंपनियों को शुरुआती 5 वर्ष के लिए कर का भुगतान नहीं करना पड़ता। यानी कि जो भी कंपनी यहाँ पर आकर अपना उत्पादन करेगी उसे क्या है, कर में छूट दी जाएगी 5 साल के लिए, ठीक है। श्रमिक कानूनों में, अब देखिए अगला पॉइंट है कि श्रमिक कानूनों में लचीलापन, यानी कि जो श्रमिकों के लिए कानून बनाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा लचीले हैं। यानी कि उन्हें कभी भी बदला जा सकता है, हेर फेर की जा सकती है उन कानूनों में। यानी कि श्रमिकों के रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। श्रमिकों को नियमित रूप से काम पर रखने के बजाय काम में तीव्र दबाव होने पर कंपनियां छोटी अवधि के लिए लचीले ढंग से काम कराती हैं। यानी कि जब ऐसा उन्हें लगता है कि कंपनी में बहुत ज़्यादा काम है तब उन श्रमिकों को रख लिया जाता है, और उन्हें रखने के बाद क्या किया जाता है, कुछ समय के बाद जब उन्हें लगता है कि अब कंपनी में काम कम हो चुका है तो उन्हें निकाल दिया जाता है। यानी कि रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। यह कंपनियों के लिए श्रमिक की लागत को कम करने के लिए किया जाता है। यानी कि ताकि कंपनी के लिए श्रम की लागत, यानी कि जो श्रम में लगने वाला पैसा है उसे कम किया जा सके। यानी कि जितनी आवश्यकता है लोगों की उतने रखे जाएं। अगर भी विदेशी कंपनियां अब भी संतुष्ट नहीं है, यानी कि जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं अभी भी संतुष्ट नहीं है, कि क्या चाहती हैं, श्रम कानून में और अधिक लचीलापन की मांग कर रही है ताकि ये जो श्रमिक हैं उनके लिए और कम कानून बना सकें, उनकी मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी को कम कर सकें और अधिक से अधिक लाभ कमा सकें, ठीक है। अगर हम आगे देखें, नेक्स्ट पैराग्राफ देखें कि इस प्रकार सभी को वैश्वीकरण से लाभ नहीं हुआ। यानी कि अगर वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव डाला है देश में तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं, और सभी को बराबर जो वैश्वीकरण का लाभ है वो नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि सभी के लिए अवसर पैदा करने के लिए वैश्वीकरण को और अधिक क्या होना पड़ेगा, निष्पक्ष होना पड़ेगा। कैसे बनाया जाए, यानी कि वैश्वीकरण को निष्पक्ष होना पड़ेगा, और ये जो निष्पक्ष बनाना है ये कैसे बनाया जा सकता है, और इसके लाभों को बेहतर तरीके से साझा किया जाए। जो ये लाभ होता है, यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ कमाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो लाभ कमाती हैं, ये क्या करें, जो उनके नीचे अंडर काम करते हैं उन्हें भी इसका पूरा का पूरा फायदा मिले, ठीक है। इसके लिए सरकार की नीतियों को न केवल अमीर और शक्तिशाली बल्कि देश के सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। यानी कि जो सरकार नीतियां बनाती है वो क्या करनी चाहिए, इस तरह की नीतियों को बनाना चाहिए जिससे केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों के हितों की रक्षा ना हो बल्कि देश के सभी लोगों के हितों की रक्षा हो सके, ठीक है। उदाहरण के लिए सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रम कानून ठीक से लागू हो। यानी कि जो श्रम कानून है, यानी कि जो श्रमिकों के कानून वो ठीक से लागू हों और उन्हें ठीक तरह से मजदूरी मिले और उनके जो अधिकार हैं उनका हनन ना हो सके, ठीक है। श्रमिकों को उनके अधिकार मिले। यदि आवश्यकता हो तो सरकार व्यापार और निवेश बाधाओं का उपयोग कर सकती है। यानी कि सरकार क्या करे, व्यापार और निवेश में बाधाओं का उपयोग, यानी कि अगर वो श्रमिकों को अच्छी तरह से सुविधाएं नहीं दे रहे हैं या उन्हें रोजगार नहीं दे रहे हैं या उनके जो अधिकार हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो व्यापार में वो बाधाएं डाल सकती है, ठीक है। यह उचित नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से बात कर सकती है। और क्या कर सकते हैं सरकार, उचित नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO से बात कर सकती है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों के संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान और प्रतिनिधित्व ने व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय को प्रभावित किया है। यानी कि लोगों ने क्या किया है, श्रमिकों के लिए आवाज उठाई है और विभिन्न अभियान चलाए हैं जिससे व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया। यानी कि जो व्यापारियों ने निर्णय लिए हैं और निवेश से संबंधित जो निर्णय हैं
उन्हें इन लोगों ने प्रभावित किया है ताकि जो श्रमिक है उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। ठीक है, इसने प्रदर्शन किया है कि लोग निष्पक्ष वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, यानी कि जो वैश्वीकरण की भूमिका है वो निष्पक्ष रहे, केवल अमीरों के लिए ही न रहे बल्कि अमीरों के साथ साथ गरीबों को भी इसका पूरा लाभ हो सके। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर पहले की बात करूं कि वैश्वीकरण का प्रभाव सभी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में दो। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो वैश्वीकरण है उसका जो फायदा हुआ है वो सभी को नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं, इन्हें तो फायदा हुआ है, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं, जो श्रमिक हैं, उनके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, उन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या योगदान दिया है? तो आप देख सकते हो विदेशी आर्थिक क्षेत्र जो होता है एक औद्योगिक क्षेत्र होता है और इसमें बिजली, पानी, सड़क परिवहन, भंडार, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाओं जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, ताकि जो ये कंपनियां हैं वो डेवलप कर सके अपने आप को और शुरुआत के 5 वर्षों में इन्हें कर के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 है रमन एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में स्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। ठीक है, प्रतिस्पर्धा के कारण कारखाना बंद हो गया, यानी कि वो जो कंपनी थी वो दूसरे के साथ मुकाबला नहीं कर पाई, जिसके कारण वो कारखाना बंद हो गया। उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। ठीक है, उन्हें कंपनी द्वारा पिछले वेतन के लगभग आधे वेतन पर, यानी कि जहां वो काम कर रहे थे उससे आधे वेतन पर काम पर रख लिया। ठीक है, किसी और कंपनी ने, जो अस्थायी आधार पर कम अवधि के लिए लचीले ढंग से श्रमिकों को काम पर रखा था। यानी उस कंपनी ने अस्थायी आधार पर कम अवधि के लिए रखा और लचीले ढंग से श्रमिकों को काम पर रखा था, यानी कि अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर उन श्रमिकों को नौकरी दी गई थी। ना तो उन्हें रोजगार की कोई गारंटी थी, ना नौकरियां स्थायी थी और ना ही कोई अच्छी तनख्वाह थी और ना ही वो अपनी नौकरी से सिक्योर थे। तो ठीक है, तो रमन और उनके साथी कर्मचारियों पर इसका क्या प्रभाव हुआ होगा, उन्हें किस तरह का नुकसान हो सकता है, यानी कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें कब तक नौकरी मिलेगी, कभी भी उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। ठीक है, और जो रोजगार है वो जो नौकरी है वो स्थायी नहीं है। ठीक है, ना ही रोजगार की कोई गारंटी है, ना ही कोई तनख्वाह अच्छी है, ना ही उनकी कोई सुविधाएं का ध्यान वो जो कंपनी है वो रखेगी और ना ही उसके लिए वो कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो निष्पक्ष वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? आपको क्या लगता है कि निष्पक्ष वैश्वीकरण द्वारा समानता और न्याय कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? निष्पक्ष वैश्वीकरण का अर्थ है कि केवल जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वही लाभ न कमाएं, बल्कि जो श्रमिक हैं उनके अधिकारों की भी रक्षा की जा सके और जो छोटी कंपनियां हैं उनके अधिकारों की भी रक्षा की जा सके, यानी कि वो भी बड़ी कंपनियां और श्रमिक और छोटी कंपनियां तीनों एक समान रूप से लाभ कमाए। आपको क्या लगता है कि निष्पक्ष वैश्वीकरण द्वारा समानता भी सुनिश्चित हो सकती है और न्याय भी? क्यों? क्योंकि जो वैश्वीकरण है इसके द्वारा जो समानता है, सभी के लिए समान अवसर मिलेंगे, निष्पक्षता के कारण सभी समान होंगे और जो न्याय होगा यानी कि जो श्रमिक हैं उनके अधिकारों से भी किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होगा। ठीक है, और जो ये वीडियो थी वो आज की यहीं तक थी और ये 4 क्वेश्चन थे और वैश्वीकरण का इस वीडियो में हमने वैश्वीकरण के प्रभावों के बारे में देखा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, शीर्ष भारतीय कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, छोटे भारतीय निर्माताओं पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए ये देखा और श्रमिकों के कानून का लचीलापन देखा और वैश्वीकरण का सभी पर एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है ये भी देखा और किस तरह से हम समानता और न्याय को स्थापित कर सकते हैं, यानी कि जो कानून बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, वैश्वीकरण में समानता और न्याय के लिए हम कानून बना सकते हैं जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करें, छोटी कंपनियों के अधिकारों की रक्षा करें और जो बड़ी कंपनियां हैं उन पर कुछ बाधाएं भी लगाई जाएं, जिससे जो छोटी और बड़ी कंपनियां हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह प्रतिस्पर्धा कर सकें। ठीक है, और आज की वीडियो यहीं तक थी और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।